अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी केटू टीवी की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि कश्मीर में मौजूद टैलेंट से आपको इस प्रोग्राम में मिलवाया जाए। और कश्मीर जो है ना, बड़ा वसी और बड़े मुख्तलिफ मुख्तलिफ इलाके हैं इसके, और बड़े मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना छुपे छुपे जौहर भी हैं जिनको कि हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद होंगे। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसमें हमारे साथ जो है रंगला धीर कोट से प्रोफेसर शराफत अफजल साहब मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह अपनी कुछ काविशें उनकी जिसकी वजह से वो काफ़ी मशहूर हैं। और उनकी जो एक किताब है इकनॉमिक्स के ऊपर, वो भी उनकी वजह शोहरत बनी है। तो बाकी डिटेल्स हम उनसे ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का सबसे करम। पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें कीमती वक्त दिया। मुझे बताइए कि आपकी जो किताब है, जी जो आपकी वजह शोहरत बनी, जी। वो लिखने का कहाँ से आपको ख्याल आया और किस तरह से उसके ऊपर जो है आपने काम किया? और अभी तो माशाल्लाह आपकी जो किताब है वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जा रही है, तो जी, क्या फील आती है आपको? ये बेसिकली सर, बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो विलेज गाँव जो है बिल्कुल हमारा है। रंगला है। और जी। बहुत बैकवर्ड एरिया से हम ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह का करम है कि मैंने अपनी इनिशियल जो मेरी एजुकेशन है जी। वो मेरे रंगला से ही गेन की। और उसके बाद मुझे इंस्पायरेशन थी कि मैं आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकूं। देन मैंने मूव किया H9 कॉलेज इस्लामाबाद से एफएससी की। ज़बरदस्त। एफएससी करने के बाद फिर ग्रेजुएशन और मास्टर। तो ये मास्टर में जब हम कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे हमारे एक प्रोफ़ेसर थे, उनकी वजह से वो बड़ा अच्छा ये इकोनोमेट्रिक्स का सब्जेक्ट हमें पढ़ाया करते थे और बड़ा मोटिवेशनल हुँ। वो बात किया करते थे। तो उनकी वजह से ये हुआ कि उन्हें एक दफ़ा उन्होंने हमारा एक लेक्चर एक लिया, तो तकरीबन राउंड अबाउट 5 आवर्स का वो लेक्चर था। तो उनसे डिस्कशन हुई, मैंने बाद में उनसे 2 क्वेश्चन पूछे कि आप ये बताएँ कि ये आपने इतना नॉलेज गेन कहाँ से किया? हुँ। और आप बुक क्यों नहीं अपनी हमारे जो अपने प्रोफ़ेसर्स हैं उनकी बुक होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ, 5 आवर्स कंटिन्यू मैंने पढ़ाया है, तो हुँ। उसके बाद आप मेरे ऑफ़िस में आएँ। तो एक तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो है इतना नॉलेज जो गेन किया अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर कराची में एक हुँ। इदारा है। एंड सेकंडली जो है उन्होंने बुक के बारे में फिर वो जो आपने आपको पता है हम मिडल फैमिली के लोग होते हैं, जी। तो हमारे पास इतने सोर्स नहीं होते, तो एकदम हम बुक लिखने के काबिल नहीं जाब होती। मुश्किल होती है। वहाँ से फिर मैंने जो है ना ये इंस्पायरेशन गेन की। और जब मैंने वहाँ से इंस्पायर्ड हुआ उनसे और एमफिल किया, वापस अल्लामा इकबाल की तरफ आया। यूनिवर्सिटी में मेरी वहाँ पे एक मैडम के साथ मुलाकात हुई, तो वहाँ से मैंने अपनी बुक का आगाज़ किया। हुँ। तो पहली बुक जो है वो मैंने लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी 9302। हुँ। और देन मैं जो है ना उसके बाद मेरी जो एफएससी पीएससी हो गई, आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मेरी जॉब हुई। और ज़बरदस्त। सेकंड बुक जो है ये मेरी बुक है फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, हुँ। जो जो बीएस 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बड़ी सूटेबल है। अच्छा, एक तो ओवरऑल जो है ना कश्मीर का भी आप एज़ाज़ हैं, और आप जैसे लोग जो हैं एज़ाज़ हैं हमारे इस पूरे रीजन का। उसके साथ-साथ एक स्पेसिफ़िक एरिया रंगला मैं खुद बड़ा विज़िट किया, और थोड़ा-सा अब तो ख़ैर हमें अक्सर देखने में ये भी जो है ना महसूस क्या होता है, एक हकीकत है कि जो गाँव के लोग हैं वो ज़्यादा तेज़ होते हैं, पढ़े-लिखे ज़्यादा होते हैं, और अपनी उनकी अचीवमेंट शायद मुझे लगता है ज़्यादा हैं। जी। और थोड़ी-सी मुश्किलात भी होती हैं। आपको क्या लगता है कि ब बचपन में पढ़ाई में स्कूल्स अभी भी गाँव के इलाके में थोड़े से कम हैं, और कहाँ से कितने दूर से चल के आना पड़ता था, और कितनी मुश्किलात बचपन में उठाई हैं पढ़ाई के लिहाज से? थोड़ा-सा ये बताइए। अच्छा, सर यकीन माने कि जब हम मैट्रिकुलेशन मैंने की अपने गाँव रंगला से गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल रंगला, तो वहाँ पे हमें जो डिफ़िकल्टी, एक तो तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस हमारा स्कूल से तकरीबन 30-40 आवर्स का जी। था, मिनट्स का मिनट्स था। का। तो वो वहाँ पे जब हम आया करते थे तो अक्सर उस वक़्त ये जो अकेडमीज़ का कॉन्सेप्ट है कि अकेडमीज़ होती हैं, हुँ। वहाँ पे वो चीज़ें नहीं थी। और हमारे जो टीचर्स थे जो क्लास में वो एक दफ़ा पढ़ा देते थे ना, हुँ। तो उससे आगे वो ये करते थे कि मतलब अगर मैथमेटिक्स के एक एक्सरसाइज़ में 4-5 मतलब 20 क्वेश्चन है, तो वो 20 में से 3-4 कराते थे। वो कहते बाकी सेल्फ खुद करके आए। खुद करके आएँ। तो वो जो सेल्फ क्रिएटिंग एक्टिविटी है ना, वो हमें बूस्ट अप करती थी। अच्छा, क्योंकि हम क्या करते ज़बरदस्त। थे कि खुद से जब करते थे तो हमारे माइंड में आता था कि हमने ये चीज़ करनी ही खुद है। तो वो स्पून फीडिंग कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, जैसे तो समझ गया मैं वो आपको। फिर आपको क्रिएटिव बनाता है।
लेकिन इधर आज के दौर में मैंने देखा है ना, जहाँ पे स्कूल हैं, मतलब शहरों में भी, गाँव में भी, अब आपको पता है पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए, उस वक्त कम थे। तो आजकल तो स्पून फीडिंग होती है, बिलखुसूस जो प्राइवेटाइज इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, वो तो मतलब एक एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 ही पढ़ा देते हैं। वो बच्चा जो है सेल्फ क्रिएशन से हट के ना वो रटरलाइजेशन की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही और उसकी जो माइंड की क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी है है, ना वो बिल्कुल सारी वो खत्म हो मान जाती पड़ जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुश्किलात भी आई होंगी इसके लिए, जैसा आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि इसके लिए फंड्स भी आपको चाहिए होते हैं जब आप बुक प्रिंट करवाते हैं या कुछ है। होता है। तो इसके लिए कैसे ये ख्याल आया कि अब मतलब एक है ना कि बहुत सारे लोग हमारे इस तरह के हैं कि जो जिनकी के जॉब्स अगर उनका गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाती हैं, या वो अपना अगर उनका जरिया माश ठीक है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि बस इसी तरह से ना वो भेड़ चाल चली जाए, और आगे निकलने का लोगों में बड़ा कम कॉन्सेप्ट जी है। और उस सारे कल्चर में से निकल के आके बुक्स लिखना, इन पे टाइम भी बड़ा दरकार होता है। तो बिल्कुल ये कुछ मुश्किलात भी पेश आई? बिल्कुल एग्जैक्टली सर, मैं यकीन माने, मैं जब कराची में था ना, तो मैंने जब AERC से एमफिल किया कोर्स सर, तो मेरी नॉमिनेशन IBA के एक डीन थे, हम्म। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, तो उनसे मुझे रिसर्च का मौका मिला और मैंने वहाँ IBA से रिसर्च की। तो मैंने भी वो सर से एक क्वेश्चन पूछा कि मैंने कहा सर ये बताएंगे, आप हमें AERC से तो उठा के ले आए और आपके साथ हम रिसर्च कर रहे हैं, ये बताएं जो IBA की कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्यों नहीं ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो जो है वेल नाउन, उनकी हायर इनकम फैमिली से वो ताल्लुक रखते हम्म। हैं, और उनको इन ये जो मुश्किलात और कठिन मराइल होते हैं, जैसे बुक लिखना या हम्म। थीसिस लिखना, उनके मुश्किल होता है उनसे, मशागले में ये बिल्कुल शामिल ही नहीं शामिल होता ही है। नहीं। और ये शामिल होता है आप लोगों के उसमें ना, कि जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, आप कहते हैं हम रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, तो उसकी वजह से ये है कि उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप लोग जो है ना वो क्रिएटिव काम कर सकते हैं। ये लोग जो हैं इनको ऑलरेडी ऑफिस मिला हुआ है, इन्होंने जाके यहाँ से BBA BS इकोनॉमिक्स की डिग्री लेनी है जस्ट, और जाके अपने अबू के ऑफिस में बैठ जाना है, लेकिन आपको अपनी सारा जरिया माश खुद तलाश करना होगा। अच्छा आपने अच्छा, बड़ी जी जी फरमाइए। इसके अलावा जो है ना एक और मेरी एक, जब मैं अनएम्प्लॉयड था आफ्टर एमफिल, तो एक सेक्रेटरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो वो सेक्रेटरी अभी भी हैं, इदरीस अब्बासी साहब, तो उनसे मेरी गपशप हुई, मैं ऐसे ही मिलने गया, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी कौम की बात बताई ना। उन्होंने कहा बेटा ये जो गुर्बत है ना या बेरोजगारी है, तो इसमें आप दो चीजें, आप दो चीजों की तरफ मायल हो सकते हैं। या आप जब गुर्बत होगी तो अल्लाह से शिकवे करना शुरू करेंगे, मुझे नौकरी हम्म। नहीं मिल रही है, मैंने इतना पढ़ा हुआ है, एजुकेशन गेन की हुई है। और सेकंड जो है ना, ये जो गुर्बत है ना, इसके अंदर रह के ना आप इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त और ये फरमा जो रहे हैं। बुक्स है ना वही इनकलाब है। यानी जब बेरोजगार थे हम, और आप, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल हैं हम्म। कि गुर्बत में रह के उन्होंने पेट पे पत्थर भी बांधे हम्म। और इस्लाम फैलाया, और आज पूरी दुनिया में इस्लाम का एक नाम है। तो इसलिए जो है ना गुर्बत जो होती है ना आपको बहुत कुछ सिखाती है, उसकी वजह से आप जो है ना, आपके अंदर जो है सेल्फ मोटिवेशन आता है, और हम्म। आप बहुत यानी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती। जबरदस्त। अच्छा एक चीज ये भी है ना शराफत साहब के, जिस इलाके से आप हैं ना माशाल्लाह, और उस इलाके में रहकर आपने इलाके का नाम रोशन किया, ओवरऑल कश्मीर का नाम रोशन किया है, और आपको देख के बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने बड़ा कुछ सीखा भी होगा, शायद उनके अंदर भी ये मोटिवेशन आई हो। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं जब मैं आपको बताऊं ना, आफ्टर बिफोर दैट, जब हम एजुकेशन गेन कर रहे थे, तो मेरा रंगले के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता था। हम्म। मैं वो बेसिकली जो है इधर उधर हायर एजुकेशन के लिए जाया करता, एजुकेशन गेन किए। ठीक। लेकिन आफ्टर दैट जब मैं रंगले में आया हूँ, और रंगले में आके जब लोगों को मेरी अचीवमेंट पता चली है, हम्म। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपका शोर में से है। जबरदस्त बात। तो अभी लोगों को पता चला है, तो वो मुझसे बड़े इंस्पायर होते हैं। अभी देखें, अभी लास्ट टाइम रिसेंटली मैंने रंगला के अंदर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं दिरकोट, जी। तो उन्होंने मुझे बड़ी इंस्पायरेशन प्रोजेक्शन दी। कल ही उन्होंने जो है ना हमारे रंगले के जो ताजर एसोसिएशन के बरादरी के जो इलेक्शन होते हैं, उनके मामलात नहीं सेट हो रहे थे, तो एसी साहब ने स्पेशल मुझे एज ए इलेक्शन कमीशन उनकी ड्यूटी लगाई, और कहा कि आप इनके लिए मिसाली बनेंगे। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से इलेक्शन करवाए, और रंगले में जो दोनों ताजर बरादरी के जो दोनों भाई थे उनको आपस में गले मिलवाया, और जो एक हार गया एक जीत गया। जीत हार आपको पता होती ही है, लेकिन माशाल्लाह
उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आगे फ्यूचर में कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं बुक्स वगैरह के हवाले से, और मुझे ये बताएं कि प्रिंटिंग का जो चार्जेस हैं वो आपने खुद जमा किए, खुद से किए? ये दोनों सवालात ये मेरे बड़े बहुत ज़रूरी हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूचर में मेरा जो है अभी मैं अभी कंटिन्यू पीएचडी स्कॉलर हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, जी। आर्टिकल्स भी मेरे आ रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ। और दूसरा जो आप बुक के बारे में कह रहे हैं कि इसको आपको सपोर्ट किसने किया, हुँ। तो मैं बेसिकली हमारे इलाके के पॉलिटिशियन भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। हुँ। सिरदार साजिद इकबाल आबासी अच्छा, साहब का अच्छा। बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इस बुक के लिए तकरीबन 1 लाख उन्होंने डोनेशन की। बाकी ज़बरदस्त। मेरे दोस्त अहबाब और भी हैं, उन्होंने भी बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और जिसकी वजह से ये बुक प्रिंट हुई और ये मुमकिन हो सका कि ये बुक मार्केट में आए। अच्छा, इससे हम इंस्पायर होके ये चीज़ भी देख रहे हैं ना कि जब तक आपकी जो कम्युनिटी है ना, वो आपके लिए हेल्पफुल अगर साबित होती है, तो आप जैसे लोग निकल के मज़ीद सामने आते हैं। एक जी, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। एक तो होता है कि आपको इस तरह की सपोर्ट चाहिए होती है जो कि पैसों की फॉर्म में हो सकती है। एक आप तरह के जो लोग हैं आपकी तरह के, उनसे भी हमें सपोर्ट चाहिए होती है कि किस तरह से हेल्प आउट वो जो है माशरे में कर सकते हैं कि आप जैसे और लोग निकल के आएँ और कश्मीर का नाम वर्ल्ड वाइड रोशन हो। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो बिलख़ुसूस स्टूडेंट्स के हवाले से मेरा मैं एज़ ए टीचर हूँ जी। और स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, तो मेरा यही पैगाम है कि आप जो है ना ये करें कि मेहनत करें, कोशिश करें। ये लोग जो कहते हैं ना अक्सर कहते हैं कि जी आजकल का हमारा जो नौजवान है ना स्टूडेंट जो हैं बहुत मायूस हैं। क्योंकि हुँ। हमारे कंट्री के अंदर देखें हमारा जो आज़ाद कश्मीर है एक छोटा-सा नैरो सा स्ट्रिप है, खित्ता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ तो हमने 7 बना दी हैं। लेकिन हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऐसा ही और है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखें तो वो कितने एक बंदे लगेंगे। ज़ाहिर है। कोई स्टैंडर्ड की एजुकेशन जब आप बीएस कर लेते हैं तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं कि आपको 17 की जॉब मिले, तो वो तो चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आप इंस्पायरेशन गेन करें। आप सोसाइटी में देखें, ये जो सोसाइटी है ना इसको सर्च करें, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप जाएं। जब आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए नोबेल प्राइज से कम नहीं है, बिल्कुल वो ऐसा ही करें। है। और इसके अलावा जो है ना आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी डिग्री है, उसको आप प्रूव करने की कोशिश करें कि जो मैंने पीस ऑफ पेपर लिया है इसको मैं प्रूव कैसे करूं। हाउ हुँ। प्रूव दिस पीस ऑफ पेपर ऑन योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो ज़बरदस्त। आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप इसको प्रूव नहीं कर सकते तो मैं सोचता हूँ कि इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल और ज़बरदस्त। दूसरे नंबर पे ये है कि स्टूडेंट के लिए मुझे ये लोगों के लिए ये पैगाम है कि आपका अगर कोई भी ब्राइट माइंड पर्सन या कोई भी सोसाइटी का पर्सन जो कुछ काम करना चाहता है, तो उसकी टांगें खींचने के बजाय उसकी सपोर्ट करें। हुँ। और उसके आप अगर फाइनेंशियली उसकी सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, आप मॉरली उसकी सपोर्ट करें। हुँ। मॉरली करेंगे तो उसके मराइल जो हैं वो आसमान की बुलंदियों को बिल्कुल ऐसा ही है। छुएंगे और मजीद वो आपकी सोसाइटी के लिए कोई और नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल लेकिन अगर ज़बरदस्त। आप किसी बंदे को डिसहार्ट करेंगे तो वो फ्यूचर में फिर उसके जो हार्ट है डिसहार्ट हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो फिर वो सोसाइटी जो है ओवरऑल मायूसी का शिकार ही रहेगी। बिल्कुल। सर, बहुत अच्छा लगा आपने हमारा जो है हमें अपना टाइम दिया, और उसके साथ-साथ आपसे बड़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सीखने को मिली होंगी, और हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़त अता करे और आप मज़ीद जो है ना कश्मीर का नाम रोशन कर थैंक यू सकें। सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, एक छोटी-सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएँगे तो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी और मैं हूँ तसव्वुफ़ मीर। जी, वेलकम बैक। मैं हूं तसव्वुफ़ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी केटू टीवी की स्क्रीन पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे। असद अली बलोच साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं।
और असद अली बलोच का अगर इंट्रो दें तो इस तरह का पैकेज बड़ा कम लोगों में हमें नज़र आता है कि जो सिंगर भी हों, जर्नलिस्ट भी हों, उसके साथ साथ शायर भी हों और स्टूडेंट भी हैं। ये यंग एज में माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड हैं। इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तसव्वुफ। कैसे हैं आप? असद खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? आप कैसे हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप स्टडी क्या कर रहे हैं? मैं बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से और मैं इस वक्त 4th सेमेस्टर में इनरोल्ड हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि जर्नलिस्ट होना, उसके साथ साथ शायर होना, फिर सिंगर होना, चले शायर और सिंगर तो कॉम्बिनेशन मुझे बिल्कुल, समझ आता है, ये जर्नलिस्ट उसके साथ साथ थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बो है। जी बिल्कुल। तो किस तरह से मैनेज करते हैं इन तीनों चीज़ों को? मैनेज में ये होता है ना कि जो मेरी एक थिंकिंग है उसके मुताबिक एक इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम्म। तो उन 24 घंटों को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आप तक मुनहसर होता है। बिल्कुल। तो इन्हीं 24 घंटों में मैं इन तीनों चीज़ों को लेकर चलता हूँ साथ। अच्छा कब से स्टार्ट किया था? सबसे पहले किस फील्ड में आए थे? सबसे पहले मैं अगर आपको बताता चलूँ तो जो मेरा ताल्लुक या स्टार्ट था वो चूँकि बचपन से मैं नात ख़ानी और नोहा ख़ानी करता था तो इस वजह से जो है वो सिंगिंग की तरफ आप कह लें कि वो सिंगिंग ज़्यादा तो साथ-साथ ही ज़्यादा चलती था। है। तो वो जो था वो एक इनिशियल स्टार्ट था और फिर शायरी जब मेरे वालिद साहब ने मुझे 5th क्लास में हबीब जालिब साहब की 2 किताबें हम्म। गिफ्ट की थी और मैं आपको इसी से फिर रिलेट करूँगा कि जर्नलिज़्म में मेरा किस तरह से शौक हुआ। ठीक। तो जब उनने वो किताबें दी मैंने जब वो पढ़ी तो पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक इंसान के अंदर एक चाह आती हम्म। है कि यार मैं भी लिखूं। तो उसके बाद कुछ टूटे फूटे अल्फाज हमने भी जोड़े और हम उसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं काफ़िया पेमाई करना। हम्म। तो स्टार्ट जो है वो मेरा वो था काफ़िया पेमाई। फिर जब मैं कॉलेज गया गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज मुजफ्फराबाद से मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट हम्म। किया। तो वहाँ हमारे टीचर थे सर एजाज नोमानी। बिल्कुल। तो उनके थ्रू जो है मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। वो खुद शायर हैं तो इस वजह से जो है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और जर्नलिज़्म की बात है तो जर्नलिज़्म चूँकि मैंने आपको बताया कि हबीब जालिब साहब की किताबें पढ़ी तो हबीब जालिब साहब की जो शायरी है उसमें आपको एक सहाफ़ी भी मिलेगा, उसमें आपको एक पैट्रियट भी मिलेगा हम्म। और एक बागी भी मिलेगा। तो इसी तरह से जो है जो मेरे अंदर उनकी एक थिंकिंग उनकी किताबें पढ़ के हम्म। आ गई, उसके साथ-साथ जो एक हमारा है कि हक़ के साथ जो हक़ की आप एक तरवीज हम्म। करें और ज़ुल्म जहाँ भी हो रहा हो उसकी आप मुखालफत करें और उसको दुनिया के सामने लाएँ। तो ये मेरी एक स्टोरी थी। ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने चीज़ें कंटिन्यू भी की हुई हैं। जब हमारे पास कोई शायर आता है तो सबसे पहले हम उससे शायरी सुनते हैं। अब आपके पास तो दो खुसूसियात मौजूद हैं जो एंटरटेनिंग है। बिल्कुल। तो पहले गाना सुनाएंगे या शायरी? पहले गाना सुना लेते हैं। सुनाई। नूरजहाँ साहिबा ने गाया हुआ है जी। और फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक गज़ल है। जी। उसी के चंद अशार मैं आपको सुनाइए सुनाता हूँ। बिल्कुल। आई एम नॉट अ प्रॉपर सिंगर तो अगर लेकिन कहीं पे ये जाहिर हो है तो आप व्यूअर्स जो है ना वो ऐसे ही है। न्यू टैलेंट को एक्सप्लोर करना बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। पसंद करते हैं, तो जरूर सुनाइए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर नगूं हो जाए। यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत
मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ये पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस गाने का कि अनगिनत सदियों के तारीख बहमाना तले रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जेस गर्द में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अच्छा, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग और मैं अक्सर सुनता हूँ और मतलब सारी इसकी जो वर्ड्स हैं मुझे याद भी हैं और फिर वो फील भी मुझे पता है कि क्या वर्ड का क्या मतलब है। ये बड़ी बात है कि मतलब आपने इसको भी कंटिन्यू किया हुआ है। मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं ना कि लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं तो हमें लगता है कि फलां शख्स इधर पहुंच गया या फलां ये सब चीज़ें मेंटेन कर रहा है और बड़ा इजी भी होगा, लेकिन जब हम बैकग्राउंड देखते हैं, जब पता चलता है, क्योंकि हमारे तो सारे दोस्त हैं इस फील्ड के, फिर हमें पता होता है कि कितनी मुश्किलात से गुजर के कौन कहाँ पहुंचा है। आपके लिए क्या क्या मुश्किलात आई हैं? मैं मुश्किलात इस तरह नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। हम्म। तो मुश्किलात इन अ सेंस मैं ऐसा कहूँगा कि मैंने अपने आप को ग्रूम किया। ग्रूम करने में बहुत सी चीज़ें आ गई चूँकि हम आज के दौर के अगर जर्नलिज़्म या सहाफ़त की बात करते हैं तो वो सिवाय एक कलम से निकल कर अब आप हमें जिस तरह टीवी स्क्रीन पर देखते हैं उसके अलावा यूट्यूब चैनल्स वगैरह तक आ गई है। तो उसमें आपको अपनी ग्रूमिंग में ये चीज़ें जो है ये पहलू नुमायाँ रखने पड़ते हैं कि आपको आज के एक सहाफ़ी को एक अच्छी आवाज़ के साथ, उसके साथ एक विजुअल स्टोरी को बनाने के साथ, उसकी विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपके पास एक एडिटिंग स्किल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बेहतरीन एडिटिंग होगी तो आप अपनी जो एक ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट कर सकेंगे और अपनी बात भी बेहतरीन तरीके से पहुंचा सकेंगे। तो मेरे लिए ग्रूमिंग स्टेप्स थे कि मैंने पहले अपनी सिंगिंग या फिर उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी शायरी पर काम किया और 2023 से ऑनवर्ड्स जो है मैं एज अ सहाफ़ी जो है वो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा हूँ। पहले मैं एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट काम करता रहा हूँ। मैं पीआर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के साथ भी मुतादिद प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं अपने आप को ग्रूम करता गया और उसमें मेरे पास मैंने अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड किया। वो भी उसके बहुत साथ ज़रूरी है साथ आजकल के दौर में। अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड किया, उसके साथ साथ मैंने ये स्किल्स सीखे और ये स्किल्स जब सीखे तो मेरा काम जो है मज़ीद अच्छा होता गया और नाज़रीन को भी पसंद आता गया। अच्छा, जब शायर बैठा हो और वो उससे ये ना सुना जाए उसकी जो फेवरेट गज़ल अशआर हों तो वो फिर बात अधूरी रह जाती है, क्या सुनाएंगे? तो एक गज़ल के जो कि मुझे बहुत पसंद है अपनी जी, लिखी हुई, उसके चंद सुनाइए। अशार हैं कि सफ़र तय मोहब्बत का करता रहा है, हम्म। तड़पता हुआ खुद से लड़ता रहा है, अजल से वो इंसान कभी डरता था जो, अजल से वो इंसान कभी डरता था जो, तमन्ना मर की वो करता रहा है। और हसीनों रही चाह अजल से तुम्हारी, हसीनों रही चाह अजल से तुम्हारी, कहो तुम कि वो हम पे मरता रहा है, कहो तुम कि वो हम पे मरता रहा है। जिसे हम समझते रहे रकबा अपना, जिसे हम समझते रहे रकबा अपना, कि दिल वो मकीनों से भरता रहा है। और इसका मकता है कि अकेला अली अब के देखा उसी को,
अकेला अली अब के देखा उसी को, फुलां बिन फुलां जिस पे मरता रहा, हाय हाय हाय। फुलां बिन फुलां जिस पे मरता रहा। अच्छा, ये भी बड़ी चलें, ये तो एक डीप डिस्कशन हो जाती है और इसको हम जी। नहीं लेके चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा एक सवाल है, चलें अब जी क्या जी, करूं, वो सवाल आ गया, अब रहा नहीं जा रहा। तो मुझे अक्सर समझ भी आ गया अक्सर जो सवाल। लोग जो है ना इश्क में बर्बाद हुए होते हैं ना, शायर वो बनते हैं, अच्छा, ये एक लोगों की थिंकिंग है, बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, मैं इस हवाले से कहूँगा कि मैं अपनी बात करूँगा, हम्म, क्योंकि मैं हर एक का तो लाइक नहीं कह ज़ाहिर है सकता, नहीं हर एक बता का सकते। पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने हबीब जालिब साहब को हम्म पढ़ा, तो वहाँ से मुझे एक शौक हुआ। और ये है कि आप जब जॉन एलिया साहब के हम्म मुतालिक भी कहा जाता है कि उन्होंने फैंटेसाइज किया हम्म एक खातून को और उनके मुतालिक जो हम्म है वो शायरी कही। तो लाइक ये है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से पहलू होते हैं, आप सियासी तौर पर भी लिखते हैं बाज़ हम्म औक़ात चीज़ें, आप माशी तौर पर और माशरती तौर पर हम्म भी लिखते हैं। उसके साथ साथ ये एक लाइट पहलू आ जाता है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए हम्म आ जाता है, जिसको तमाम नहीं, प्यार मोहब्बत मुकातबे इश्क फिक्र तो के लोग जो हैं वो पसंद एंटरटेनमेंट तो करते हैं। नहीं है, ये तो बड़ा दुखी पहलू होता है मेरे ख्याल में। लेकिन मेरे नज़दीक ये थोड़ी बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट भी है, अच्छा। क्योंकि जो अवाम है वो इससे महजूज होती है। महसूस होती है और ज्यादा यही सुनना ऐसे पसंद ज़्यादा करती है। ये सुनना एक शायर के लिए आज के दौर में, अगर वो माशरती पहलुओं को ज़्यादा टच करता है, तो वो भी एक उसके नकायस में आ मुश्किल जाती हो है बात, जाता है उसके चूँकि लिए मैनेज जो करना एक अपने आपकी आप को। ऑडियंस है, आप लिखें, जब हम बात करते हैं जर्नलिज्म की, या हम्म फिर अब मैं आपको जो मुख्तलिफ जवाबात हैं वो तीनों फील्ड हम्म से रिलेट करके दे रहा हूँ। तो हम जब देखते हैं तो हम जो भी काम करते हैं वो अपनी एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए करते हैं। हाँ सही है। और जब मतलब हमें मालूम है या मुझे मालूम है कि एक ऑडियंस मेरी गज़ल सुनना चाहती है, तो फिर मुझे वो लिखनी पड़ेगी। ऐसा ही है, बिल्कुल तो दुरुस्त बस ये फरमा रहे हैं, आपके और जवाब हर फील्ड सवाल में का इस तरह ही जवाब है कि था। जो लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं बिल्कुल वही वही आपको करना पड़ता है। दिखाना अच्छा, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, नौजवान लोग आपको शायद फॉलो भी करते होंगे बहुत सारे, और आपसे देख के सीखते भी होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपको देख के ये चाह भी हुई होगी कि वो भी ये फील्ड्स में आए, क्योंकि आपने एक नाम पैदा किया एक छोटी उम्र में। उन सब के लिए आपका क्या पैगाम है? उन सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत, एक तो मेहनत है जो कि हर एक ही कहता है, हम्म लेकिन आज के मॉडर्न दौर में आपको बहुत से स्किल्स भी आने चाहिए अपने, ताकि आप जो आपका पैगाम है या जिस फील्ड में भी आप मौजूद हैं, आप उस फील्ड को यूटिलाइज करते हुए अपनी एक पहचान बनाएं, और उसको एक अच्छे तरीके से या पॉजिटिव वे में अपने थॉट्स को कन्वे करें। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा और दीगर चीज़ें इतनी आ चुकी हैं, या बायसनेस इतनी आ चुकी है, कि जिसके थ्रू जो मीडिया है, मीडिया की फील्ड को भी अब बहुत सी डिफरेंट पर्पसेस हम्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ना सिर्फ कि सिर्फ एक अमूमी सहाफ़त जिसे हम पहले कहा करते थे, कि जिसमें सिर्फ एक रिपोर्ट आ जाती हम्म थी, या फिर आप कोई हैपनिंग है उसको एड्रेस कर रहे हैं या फिर उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आप वक्त के साथ अपने आप को वक्त के साथ ढालें अपने आप को, और अपने अंदर चेंजेस लाएं, क्योंकि जो इंसान एक ही चीज़ पर कायम रहता है, तो वक्त के साथ वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब आप अपने आप को इवॉल्व करते रहेंगे, तो आप ज़रूर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त मैसेज था असद आपका, कि वक्त के साथ साथ जिद्दत लानी अपने आप में, अपने इक्विपमेंट में, अपनी ज़ुबान में, अपने टैलेंट में बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जी आज का प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।